book that changed your life? बुक का नाम है प्रिंसिपल, मिलियो करके ऑथर है और टाइटल है प्रिंसिपल। AI or blockchain, which is your favorite? AI आई थिंक बिकॉज ब्लॉकचेन AI एक दूसरे के पूरक है, बट AI विल बी बेटर। Education, I mean teaching or research? रिसर्च बेस्ड टीचिंग। Most underrated skill in education? एंथुजियाज्म। A classroom or virtual learning? ब्लेंडेड लर्निंग। One tech every student should know. लिंक्डइन। One word for today's student. स्किल्स। Your personal daily motivation? स्टूडेंट्स। Paper or screen? एब्सोल्युटली स्क्रीन। Coding or critical thinking? क्रिटिकल थिंकिंग। Night owl or early riser? एनी टाइम, बट कॉन्शियसनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। So, which one habit you have observed during your journey for a successful student? डिसिप्लिन। Like, if I will give you a chance to write a quote in your classroom, then what will be that quote? एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट बट ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। If I will give you one superpower and if I will give you a chance as well to modify our education system, then which is the first thing you will do? एवोल्यूशन सिस्टम। हेलो ऑल, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ अतिथि। आज के हमारे गेस्ट एक विजनरी एजुकेटर है जो लास्ट 25 इयर्स से एजुकेशन के साथ जुड़े हुए। वो हैज़ वर्कड विथ वेरियस एजुकेशन और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थ्रू आउट हिज जर्नी। Also, he is the provost and CEO of Gnan Manjari Innovative University. Also, he has published more than 6 books. Also, he has patented 6 patents filed till now, and he is very good author and orator also. He has also mentored a lot of students throughout his journey, and right now with us, Mr. H.M. Nebak. Welcome, sir. Thank you, Sagar bhai. Thank you very much. Sir, as I have already mentioned, like from educator to provost. So I just want to know how this journey has been started. कि एजुकेशन ही क्यों? सागर भाई, आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा। मेरी स्कूलिंग एजुकेशन है वो छोटे से गांव में, डिफरेंट गांव में हुई है, क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर थे और मेरी मदर गवर्नमेंट जॉब करती थी। जब उसकी ट्रांसफ़र हुई, मुझे कहीं ना कहीं किसी गांव में जाना पड़ा और वहाँ पर मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई। जैसे भद्रावल है, कुंडेली है, बगदाना है, तलाजा तालुके के अंडर में आते। उसके बाद में प्राइमरी एजुकेशन मेरे मोहा से हुआ और हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन मैंने भावनगर से लिया। देन आफ्टर जब इंजीनियरिंग का समय आया, उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी, उस टाइम पे तो ऐसा कुछ AB ग्रुप नहीं था। तो जनरली क्या होता था कि आपको इधर मेडिकल में जाना होता था या इंजीनियरिंग में जाना होता था। तो हम 2-4 फ्रेंड्स थे जिसको मेडिकल में मिल रहा था, बट हमने छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम पे जो इंजीनियरिंग में कंप्यूटर IT फील्ड था वो बूमिंग था, और पूरी गुजरात में मुझे याद है शायद 80 सीट्स ऑनली थी जहाँ पर IT इंजीनियरिंग हो रहा था। तो हमने वो IT इंजीनियरिंग सिलेक्ट की। मेरा पहले से ही एजुकेशन के जो चीज़ होती है, एजुकेशन जो होता है, उसमें 2 चीज़ मैं बार बार रिपीट करता हूँ, और वो ये है कि जो हार्ड चैप्टर्स है, वो डिफ़िकल्ट चैप्टर वो मैं पहले पढ़ता हूँ, और फिर बाद में मैं ट्राई करता हूँ कि इजी चैप्टर करूँ, क्योंकि मुझे हार्ड में मज़ा आता है। दूसरी मेरी एक कैफियत रही है, मेरी नेचर रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं खुद एवरीडे अपडेट हूँ, और दूसरी चीज़ कि मेरे एनवायरनमेंट को बार बार मैं अपडेट रखूँ। तो ये चीज़ बेस्ट वे से किस फील्ड में होनी चाहिए, तो मुझे लगा कि एजुकेशन फील्ड है जहाँ पर ये बेस्ट एरिया है कि जहाँ पर खुद को अपडेट रखो और अपने एनवायरनमेंट को अपडेट रखो। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है वो खुद एवरीडे अपडेट नहीं हो रही है, उसका सिलेबस अपडेट नहीं हो रहा है, उसके स्टूडेंट्स नई नई टेक्नोलॉजी या नई नई फील्ड के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो हो सकता है कि वो इंस्टीट्यूट डेवलप ना हो, और उस बेस पे इंस्टीट्यूट अगर डेवलप नहीं होती तो स्टूडेंट्स का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। सो दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड एजुकेशन। Good. So, sir, as you have rightly mentioned, like you need to keep yourself updated each and every day. So, as you have also done PhD in AI and data science, so what is your journey about your PhD in AI and data science? मैंने हायर एजुकेशन की अगर बात करूं, जैसे मैंने बोला कि मेडिकल या इंजीनियरिंग, सो मैंने शिव शाह निर्मा यूनिवर्सिटी अपनी बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, PhD कंप्लीट किया। प्रोवोस्ट की बात करें तो प्रोवोस्ट यानी वाइस चांसलर,
तो शुरू में जब मैंने कंप्लीट किया तो मैं गवर्नमेंट अप्रूव लेक्चरर बन गया। उस टाइम पे लेक्चरर बोलते थे असिस्टेंट प्रोफेसर को। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। टर्निंग पॉइंट कहाँ पर आया मैं आपको बताता हूँ कि मैं लगभग 4 साल से प्रोफेसर था, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर था। उसके बाद में मुझे एक अच्छी कॉलेज से एक अपॉर्चुनिटी मिली। उसने मुझे बोला कि सर प्लीज़ आप आ जाइए हमारे कॉलेज में, ताकि हमारे बच्चों की और ओवरऑल आपकी जो नॉलेज है इस फील्ड में, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को भी मिले, सबको मिले। बट जैसे मैंने आपको बताया मैं हर दिन अपडेट रहना चाहता हूँ, मतलब कि रिसर्च का मेरा पैशन है। तो मैंने सोचा अगर मैं मैनेजरियल रोल में चला जाऊँगा तो हो सकता है शायद मेरा जो वो रिसर्च वाला पैशन है वो छूट जाए। तो मेरे एक बहुत ही करीबी फ्रेंड है जो निर्मा यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रहे हैं, वाइस चांसलर एक गुजरात की यूनिवर्सिटी में रहे और आज बहुत बड़ी सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर भी है। तो मैं पर्सनली उससे मिला, मैंने बात की तो उसने बताया सर आप क्यों सोच रहे हो। उसने मुझे एक एग्जांपल दिया कि एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो अच्छे साइंटिस्ट है। मैंने बोला उसमें कोई दो राय नहीं है, राइट। तो वो प्रेसिडेंट बने, क्यों उसने तय किया होगा कि मैं प्रेसिडेंट भी बन जाऊं। जब भी आप कहीं पर उस जगह पर पहुंचते जहां पर आपके पास अच्छी नॉलेज आ जाए, आपके पास कुछ एम हो, तो जो फील्ड है वो फील्ड की वाइडनेस है वो बढ़ाने के लिए आपको मैनेजरियल रोल एडॉप्ट करना पड़ता है। और जब आप मैनेजरियल रोल एडॉप्ट करते हो तो आप उसी फील्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डायरेक्शन दे सकते हो, भला कर सकते हो। तो यही पॉइंट मुझे थोड़ी दिमाग में बैठ गई कि भाई चलो मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तब मैं आईटी, कंप्यूटर और एमसी जो 3 डिपार्टमेंट थे उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। तो मुझे लगा कि अगर मैं प्रिंसिपल बन जाऊंगा तो सभी फील्ड के अंदर मैं वर्कआउट कर पाऊंगा। दूसरी चीज़, जब मैं भावनगर में आया तो ज्ञान मंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी पहले ज्ञान मंजरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तौर पे जानी जाती थी। 300 स्टूडेंट्स थे ओनली, 10-12 क्लासरूम लेबोरेटरीज अवेलेबल थी। और मैं आपको बताऊं ओनली 4 ब्रांचेस वेयर देयर। आज 4000 प्लस स्टूडेंट्स है, 120 प्लस माइनर ऑनर सब ब्रांचेस को मिला के ब्रांचेस अवेलेबल है, 250 प्लस स्टाफ अवेलेबल है। तो मैं शायद बोलूँ कि हर एक स्टेप पे, मतलब मैं जब लेक्चर रहा, असिस्टेंट प्रोफेसर रहा, प्रोफेसर रहा, तो गवर्नमेंट ने मुझे अप्रूव किया कि ये प्रोफेसर अप्रूव्ड एंडोस प्रोफेसर है या प्रोवोस्ट है। तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि मैं यंग एज था। और ये इसलिए हुआ कि मैं हर एक दिन अपडेट रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जर्नी में मुझे काफ़ी सीखने को भी मिला और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ सोसाइटी को दिया भी, स्टूडेंट्स को दिया भी। राइट। एज यू सर ऑलरेडी मेंशन लाइक कि यू लव टू रिसर्च थिंग्स, यू लव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। और मुझे पता है आपको 2 अवार्ड्स भी मिले हैं, which is for GTU innovators and second one is for G-News जो DNA chapters है उसका। So what is that and how you have achieved that? मैं आपको बताऊं, ज्ञान मंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी, इनोवेशन वर्ड जो हमने उसको यूनिवर्सिटी में जब डाला, जब हमने डिसाइड किया कि ये इनोवेटिव रहेगी, तो थोड़े बहुत उसके पीछे हमारे जो थॉट थे वो थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि पहला जो है प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन या तो फिर हायर एजुकेशन को हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। राइट। हर एक चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसको मॉडिफाई करके, मतलब पढ़ाने की सिचुएशन और पढ़ने की सिचुएशन दोनों को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हमने जब हम जीटीयू में थे तो उसका सिलेबस जो है वो इतना अपडेटेड नहीं था, मतलब प्रैक्टिकली इतना उसमें एडवांस नहीं था या कंटेंट नहीं था कि जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो। तो हमने क्या किया था कि जब इंजीनियरिंग चल रहा था तो मैंने हर एक ब्रांचेस में, सिलेबस तो हमें वही पढ़ाना क्योंकि हमारी खुद की यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो हमने हर एक ब्रांचेस में 30-40 आवर्स का हर एक सेमेस्टर में एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम डाला। जैसे मैं आपको बताऊं, मैकेनिकल, सिंपल एग्जांपल लेता हूं। मैकेनिकल के अंदर हमने बेरिंग का एक सब्जेक्ट, मतलब 40 सब्जेक्ट पढ़ने होते थे 4 साल में, उसमें से 2 ही चैप्टर्स बेरिंग रिलेटेड आते थे।
तो हमने क्या किया कि थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड हर एक सेमेस्टर में हमने बेरिंग वाला सब्जेक्ट डाला। मतलब सब्जेक्ट मतलब एक एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही करना था उसको। तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड करते करते सब जब स्टूडेंट्स को थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ तब जब तक वो सभी सेमेस्टर में 40 आवर्स इस तरह से एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो बेरिंग का जो नॉलेज है वो उसके पास बढ़िया नॉलेज मिल जाएगा। राइट। तो उस बेस पे जब कंपनियां बेरिंग रिलेटेड कंपनियां आई तो कंपेयर टू आर स्टूडेंट्स एंड अदर स्टूडेंट्स वहां पर वास्ट डिफरेंस दिखने लगा। राइट। और वो स्टूडेंट्स सारे प्लेस हो गए। राइट। दूसरी चीज मैं बताऊं, भारत पे जो आप यूनिकॉर्न है आप जानते होंगे शायद, जब भारत पे चालू हुई 1920 में तो हमने हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स को वहाँ पर भेजा और अराउंड 8-9 स्टूडेंट्स वहाँ पर गए जिसने पूरा सॉफ्टवेयर बनाया, बेस बनाया। धीरे धीरे करके वो कंपनी बढ़ने लगी, इन्वेस्टमेंट आता गया और वो एक यूनिकॉर्न बन गई। राइट। बेस हमारे स्टूडेंट्स थे तो हमने स्किल डेवलपमेंट उसके अंदर डाला और वो इंटरफेस जो बना स्टूडेंट्स और फैकल्टी के बीच, स्टूडेंट्स और जो कंपनी के बीच में, उसके बीच में स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा हुआ कि आज के तौर पे उसकी 40 लाख प्लस जो है उसकी सैलरी है, उसका पैकेज है पर ईयर। तो ये बेनिफिट रहा। तो मुझे मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ ये है कि इनोवेटिव तौर पे जहाँ पर गैप है वो आइडेंटिफाई करके अगर हम लोग हायर एजुकेशन को देखें। और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे यहाँ पर एक डून्स एविएशन इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर एक स्कूल चल रही है। राइट। सो हमने उसके साथ कम्युनिकेशन किया। जब कोई बच्चा 12th कंप्लीट करता है, उसकी एंट्रेंस वगैरह होती है, उसके बेस पे वो पायलटिंग की ट्रेनिंग कर सकता है, ले सकता है। वो 3 साल का प्रोग्राम है, 120 आवर्स उसको कंप्लीट करने होते हैं एयर में। राइट। तो ये सब मिला के उसको कंप्लीट होता है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाए, गॉड नहीं चाहते बट फिर भी कुछ हो जाए और फिजिकली वो फिट ना हो, हेल्थ उसकी फिट ना हो, तो वो पायलटिंग नहीं कर सकता है। तो उसकी बेस क्या रहेगी? एजुकेशन बेस 12th पास। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकता। तो हमने क्या किया, बीबीए के अंदर एविएशन मैनेजमेंट एक डाला। ओके। बीबीए इन एयरपोर्ट एंड एविएशन मैनेजमेंट। तो जब बच्चा वो पढ़ेगा तो साथ में वो ट्रेनिंग लेने के साथ में उसको वो बीबीए की डिग्री भी मिलेगी। अगर कुछ हो जाता है कभी, राइट, तो उसके पास बीबीए की डिग्री है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर फाइंडिंग अ गैप। और स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन को किस तरह से डिफरेंशिएट कर पाए, स्किल को बढ़ावा दे पाए, वो हमारा बेस रहता है। Right. तो ये हमें बेनिफिट रहता है उसको। So I am very much clear about innovative university. So if someone asks you like what is your one-liner vision for Gyan Manjari Innovative University, and what kind of culture you want to promote so that other people around the society can also learn how to run institute with the more modern and advanced student. Right. ये बहुत ही गहरा सवाल है सागर जी आपका। मैं आपको शॉर्ट में बताने की ट्राई करता हूँ किस तरह से ये एग्जीक्यूट है। पहला जो है हायर एजुकेशन के तौर पे ज्ञान मंजरी यूनिवर्सिटी की बात अगर मैं करूँ तो हम लोग चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज एजुकेशन मिले। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 100% ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, बट पर्सनलाइज एजुकेशन, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स की सिचुएशन डिफरेंट होती है, माइंडसेट, नॉलेज, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हर एक स्टूडेंट्स को, किसी को सोशल ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी इंट्रोवर्ट है, कोई स्पोर्ट्स में ज़्यादा है, कोई कंप्यूटर फील्ड में, कोई मैकेनिकल फील्ड में उसकी ग्रिप है, या उसको हैंड्स ऑन अच्छे लगते हैं, या किसी को, मतलब सबकी अलग अलग है। अगर हम ऐसा कुछ कर पाए कि हर एक स्टूडेंट्स को उसकी क्वालिटी के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से अगर उसको हम एजुकेशन दे पाए, तो मुझे लगता है कि वो 100% सक्सेसफुल होगा। 100% सक्सेसफुल, सक्सेस का मतलब एजुकेशन नहीं है, ग्रेड नहीं है, वो 100% सक्सेसफुल होगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए कि उसकी क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन जो स्किल है
उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाए, कैसे भी करके। तो ये पहली चीज़ है जहाँ पर हमें फोकस करना पड़ेगा, कस्टमाइज एजुकेशन। दूसरी चीज़ है कि ये सब ऑटो पायलट मोड में चले। ऑटो पायलट मोड का मतलब ये है कि मैं अगर वहाँ पर बैठा हूँ कि नहीं हूँ, वो उसी हिसाब से चलना चाहिए। जो मैं बैठा हूँ तब वह चल रहा है प्रोसेस, उसकी क्यों रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर ऑटो पायलट अगर हमें चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए। तो मैंने पूरा ERP बनाया है, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है कि जिसके अंदर अगर कोर टीचिंग की बात करें तो 60 चेक पॉइंट्स हैं। ओके। हर एक डिपार्टमेंट को कोर टीचिंग में वो 60 चेक पॉइंट्स जो है वो एग्जीक्यूट करते जाना है हर एक सेमेस्टर में। ट्रेनिंग प्लेसमेंट का डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर 40+ चेक पॉइंट्स हैं। तो वो चेक पॉइंट्स हर एक डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी जो है वो चेक पॉइंट्स को चेक करते रहेंगे कि मैंने प्री सेमेस्टर इतनी प्रिपरेशन की, थ्रू आउट द सेमेस्टर मुझे ये करना है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेमेस्टर मुझे पोस्ट सेमेस्टर ये काम करना है। अगर वो चेक पॉइंट्स मिलते जाएंगे, और वो सॉफ्टवेयर में पूरे ग्राफ भी दिखाता है कि हर एक डिपार्टमेंट ने क्या किया इस पर्टिकुलर चेक पॉइंट। तो ये ऑटो पायलट मोड में हमें चलाना है। अगर ऑटो पायलट मोड में अगर चला तो ये क्वालिटी डेवलप होगी, और अगर ये क्वालिटी डेवलप होगी तो मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट जो है वो सक्सेसफुल होगा। As you sir mentioned, like success is not a miserable thing. It always a comparative one. Yes. So you also mentored 150+ students in your journey for the PhD and various other streams. So sir, what are your learnings to for mentoring the students? Like आप क्या सीखते हैं जब mentoring करते हैं तब, और आप क्या सिखाते हैं? सीखने और सिखाने की दोनों की मैं अगर बात करूं तो पहले मुझे लगता है कि सिखाने के लिए हर एक टीचर को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, फैसिलिटेटर एंड फैसिलिटेटर बनना पड़ेगा। आज के तौर पे आप मत सोचो कि डिक्टेटर के तौर पे आप क्लासरूम में जाओ या कहीं पर भी। हम लोग तो क्लासरूम को बिलीव नहीं करते डायरेक्ट 100%, बट अगर हम लोग फोकस करें तो हर एक स्टूडेंट जो है वो चाहता है कि उसको कोई मेंटरशिप करे, मतलब लीड करे, नॉट एज अ मैनेजर, एज ए टीम लीडर। दूसरी चीज, रिसर्च। अगर हम रिसर्च की बात करें तो हमें समझना पड़ेगा कि हायर एजुकेशन, एकेडमिक रिसर्च एंड रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, ये दोनों में डिफरेंस है। रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट का मतलब है CSMCRI, एक एग्जांपल दे सकता हूँ, और एकेडमिक इंस्टीट्यूट का मतलब है कि जहाँ पर स्टूडेंट्स थ्रू रिसर्च करवाया जाए, मतलब स्टूडेंट सेंट्रिक रिसर्च करवाया जाए। तो अगर स्टूडेंट सेंट्रिक रिसर्च होगा, मैं यहाँ पर हम क्या करते हैं एक्चुअली कि हम लोग टेक मंजरी, मतलब जैसे ही सेमेस्टर चालू होता है हमारा पूरा चेकलिस्ट बन जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, और उसके तौर पे हम लोग हर एक स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ ऐसा काम देते हैं कि जो 3 मंथ तक चले, फर्स्ट 3 मंथ। तो उसमें वो इंडस्ट्री में जाएगा, एक्सपर्ट टॉक को अटेंड करेगा या रिसर्च करेगा, वो कुछ सोशल इम्पैक्ट करेगा, वो स्टार्टअप रिलेटेड प्रोजेक्ट करेगा, वो रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट करेगा। वो डिफाइन है कि किस तरह से किसको रिसर्च ओरिएंटेड, किसको स्टार्टअप ओरिएंटेड, किसी को सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट दिया जाए। उसके बेस पे स्टूडेंट जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड वर्क करते हैं। आज मैं बताऊं, हमने 500+ इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन किया है। जैसे मैं आपको कैरिसिल की बात करूँ तो आप कैरिसिल में जाओगे तो हमारे जो आप विजिटर्स जो पास लोगे वो हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया। भारत पे की मैंने आपको बात की है। तो इस तरह से हमने कोलैबोरेट किया इंडस्ट्री के साथ, जिसके बेस पे वो रिसर्च हो पाए। रिसर्च इंस्टीट्यूट का मतलब और एकेडमिक रिसर्च का मतलब, दोनों का मतलब डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग जनरली क्या करते हैं फैकल्टी, कि वो खुद की पेपर लिखा, पेटेंट डाला, ये किया, वो किया, वहाँ पर स्टूडेंट्स को कुछ फायदा नहीं। बट अगर आप स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके एकेडमिक रिसर्च के अंदर आप उसको कुछ वर्कआउट करोगे, उसके फ्यूचर को ध्यान में रख के करोगे, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि, और जो आपने बताया कि मैंने क्या सीखा, मैं किस तरह से सीखा, तो मैंने ये सीखा कि स्टूडेंट्स के पास जो एंथुजियाज्म है वो किसी और के पास नहीं है। बिल्कुल। अगर स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से लास्ट गोल जो है वो
क्लियर करवा दिया जाए, एक बार उसको पता चल जाए कि मुझे ये करना है, जो एंथुजियाज्म से वो काम करेंगे वो कोई और नहीं कर सकता। राइट। तो हमें सीखना पड़ेगा, मैंने भी सीखा है वो एंथुजियाज्म लाना हर एक टास्क में। बिल्कुल। So sir, as you are talking about innovation, learnings and all, so what is your definition of quality education? How do you define the quality education? क्वालिटी एंड एजुकेशन, मैं पहले एजुकेशन के बारे में बताता हूँ। मैं आपको जस्ट सिंपल, हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में अपने बच्चों को, या हम खुद फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ने क्यों गए थे? सेकंड स्टैंडर्ड में आने के लिए, या थर्ड स्टैंडर्ड में सेकंड की एग्जाम पास की, थर्ड में थर्ड की फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, टेंथ के बाद 11th, फिर 12th, नेक्स्ट स्टैंडर्ड आता गया, फिर कॉलेज का फर्स्ट ईयर, मतलब 13, 14, 15, 16। क्यों हमने ये क्यों किया, या हमारे फादर ने या मदर ने हमको ये क्यों करवाया? मैं आपको बताता हूँ। एजुकेशन एक्चुअली अ बेस्ड एक्सरसाइज ऑफ माइंड। राइट। एजुकेशन से जनरली बॉडी की एक्सरसाइज तो हम एक और अदर वे से कर सकते हैं। एजुकेशन इज द बेस्ट एक्सरसाइज ऑफ माइंड। सो एजुकेशन को पहले हमें मेंटल एक्सरसाइज के तौर पे समझना पड़ेगा कि एजुकेशन जो है वो एक्चुअल मेंटल एक्सरसाइज है। जितनी हम एक्सरसाइज करेंगे उतना हम लोग हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जितना हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग होगा उतने हम प्रॉब्लम्स को फेस कर पाएंगे। वो शायद किसी भी टाइप के प्रॉब्लम हो, वो एकेडमिक हो या खुद के घर के हाउस होल्ड हो, या सोसाइटियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो किसी भी टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं। हमें चाहिए कि हमारा माइंड इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो एक्सरसाइज करके। इसीलिए हम लोग पढ़ने गए थे, नहीं कि जस्ट ऐसे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आने के लिए। और अगर इस तरह से पढ़े हैं तो ही हमारा डेवलपमेंट होगा, मतलब हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो नेचर है वो आएगा, और तब जाके हम लोग जो है वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे, या तो जो करना है कर पाएंगे। क्वालिटी एजुकेशन की बात करूं तो मुझे लगता है कि कॉलेज पास होने के बाद हर एक स्टूडेंट जो है वो आइदर अच्छा पैकेज उसको मिलना चाहिए, इतना कैपेबल हो जाए। आप मत लीजिए जो 12th में हमने किया है वही हम लोग कॉलेज में करेंगे, या 1 to 12 तक जितना किया, 1 to 10 तक जो किया है वही हम लोग कॉलेज में दोहराएंगे। वो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जितना भी जब कम कॉलेज से पास हो वो स्टूडेंट जो है उसके पास आइदर अच्छा पैकेज होना चाहिए, आइदर वो किसी को जॉब पे रखे इतना कैपेबल होना चाहिए, और आइदर वो सोशल फील्ड में जाके खुद कोई एम्प्लॉय ना बने या एम्प्लॉयर भी ना बने, बट सोसाइटी को एक नई राह दिखाए, ऐसा कुछ काम करे खुद अपने आप कि जिससे सोसाइटी को कुछ नई राह दिखे। इतना नॉलेज उसके पास आ जाए, इतनी अंडरस्टैंडिंग उसके पास डेवलप हो जाए, वो है क्वालिटी एजुकेशन। आई थिंक सर यू हैव राइटली डिफाइंड, बिकॉज nowadays it's all about competition and social media. As parents are also expecting my son would be we can say Elon Musk today and all. So parents को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि education is not all about marks and getting grades. It's about making your children better than yesterday. So that is what education is. Absolutely. So sir, as we are talking in education, and nowadays we all know AI, blockchain, all those stuffs are coming in. So how these initiatives are redefining the modern education system? मैं आपको बहुत ही क्लियरली बताना चाहता हूँ। मैंने 2012 में PhD AI डेटा साइंस के अंदर कंप्लीट किया, जब AI कोई बहुत डीपली जानता भी नहीं था। AI की वजह से या ब्लॉकचेन इस तरह की टेक्नोलॉजी की वजह से, कटिंग एज टेक्नोलॉजी की वजह से आज जो एजुकेशन पे क्या इफ़ेक्ट हो रही है कि आज का जो एजुकेशन है वो पर्सनलाइज लर्निंग के डायरेक्शन में जा रहा है। एडेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, मतलब अनुकूलनता जो है वो बढ़ रही है। स्टूडेंट की एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है, मतलब जब चाहे वो सीख सकता है। ट्यूटरिंग का काम जो है वो जब चाहे जितनी बार रिपीट करना चाहे वो बार बार वो देख सकता है। एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो
फेयर ट्रांसपेरेंट भी हो गई है। अगर AI बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाए तो वो आपको कहाँ पर वीकनेस है आपकी, कहाँ पर स्ट्रांग हो आप, वो सब बता सकता है। फैकल्टी के बारे में बताए तो फैकल्टी को भी सपोर्टिव टूल मिल रहे हैं। हमारा डेटा जो है वो कहीं पर अच्छी तरह से स्टोर हुआ है, जो टेम्पर ना हो। किसी को आप एम्प्लॉय रखते हो तो उसकी डेटा जो टेस्टिमोनियल है उसको वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐप खोलो, आप उसमें से वेरीफाई कर सकते हो, जैसे डिजी लॉकर है, तो आपको कहीं पर वेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब फैसिलिटी मिली है हमें बिकॉज ऑफ द AI। तो इस तरह से सिनारियो चेंज हो रहा है। बट अगर हम लोग बात करें कि AI विल रिप्लेस द होल एजुकेशन सिस्टम, तो मैं उसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने शायद रोबोट मूवी देखी होगी, वो रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन वाली। उसमें जो रोबोट है वो धीरे धीरे एक सीखता जाता है और उसके अंदर फीलिंग डेवलप होती है। क्या आपको लगता है कि वो फीलिंग क्यों, कैसे, किस तरह से डेवलप हो सकती है? मैं बताता हूँ। रोबोट को कभी पता नहीं चलेगा कि जो आपके आंख से जो आंसू निकल रहे हैं वो खारा पानी है या वो खुशी के आंसू है या वो गम के आंसू है। वो रोबोट को कभी नहीं पता चलेगा क्योंकि वो फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। और वो क्यों पता नहीं है वो भी मैं आपको बताऊं। ह्यूमन जो है वो आज के स्टेज पे किस तरह से पहुंचा। करोड़ों साल की एवोल्यूशन के बाद एक सेल में से होमो सेपियंस से ह्यूमन तक वो उसकी जर्नी रही। तो उसमें कितने साल लगे? बहुत ही ज्यादा साल। अगर हम लोगों को एक रोबोट को ये सब सिखाना है तो इतना टाइम चाहिए पहले तो, तब जाके वो डेफिनेटली वो सीख सकता है, बट उसको टाइम चाहिए। दूसरी चीज, आपका क्लोन रोबोट और मेरा क्लोन रोबोट डिफरेंट होगा। मेरे तौर पे अगर उसको बात करनी है, सीखना है, तो मेरी जो जर्नी है उस हिसाब से उसको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तब जाके वो डेटा स्टोर होगा, उसके बेस पे वो आंसर दे पाएगा। आपका क्लोन है तो वो आपके बेस पे आंसर दे पाएगा। मतलब ये जो ह्यूमन टच है वो रोबोट से कभी नहीं आएगा, और अगर वो नहीं आएगा तो कभी भी एजुकेशन जो है वो रिप्लेस नहीं होगा किसी AI से। ह्यूमन को रिप्लेस करना डिफिकल्ट है क्योंकि ह्यूमन ही ह्यूमन को समझ सकता है बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन देयर इमोशन, बेस्ड ऑन देयर फीलिंग्स, बेस्ड ऑन देयर द डिफरेंट नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सेंसर्स यू डू हैव। मेरे पास भी सेंसर्स इतने, ह्यूमन के पास इतने सेंसर्स होते हैं जो कोई रोबोट में डेवलप करना इज वेरी डिफिकल्ट। सो डेफिनेटली वो सपोर्टिव काम इतना ज़्यादा करेगा कि जिसके बेस पे एजुकेशन सिस्टम बहुत ही चेंज होगी, मतलब नेक्स्ट फ्यू इयर्स में। बट एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता कि रोबोट जो है वो किसी ह्यूमन को रिप्लेस कर पाए। So I also agree on that. We should consider AI as an enabler instead of replacing. क्योंकि we can consider AI as an enabler for the growth, for the more learnings. Absolutely. So sir, one curious question which I have. As I remember, when we are in graduations, we have only source for learning is our teacher and reference books from the library. And for the students of current generation have a lot of resource available. As you said, they can repeat one tutorial again and again. So how much difficult for the teacher or the professor to tackle with this generation? मुझे लगता है सर आप ऐसा करो कि ये 3 वर्ड जो है वो डिक्शनरी में डाल दीजिए, फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर एंड फ्लेक्सिबल। Right. टीचर अगर ये 3 कर लेंगे तो कभी भी स्टूडेंट जो है उसको टीचर की नीड रहेगी। मैं जितनी भी बार एक्चुअली हमारे यहाँ पर तो ऐसी सिस्टम है कि हम लोग जो है वो टीचर का हर एक 15 डेज में एक सेशन रहता है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और वहाँ पर हम लोग टीचर को किस तरह से पढ़ाया जाता है, उसके अलावा टीचर को आज के जनरेशन को कैसे पढ़ाना है वो सिखाते हैं। राइट। जैसे क्योंकि देखिए, जब मैं
फर्स्ट ईयर मेरा पढ़ाने वाला मतलब प्रोफेशन का फर्स्ट ईयर था, तब जिस एज का स्टूडेंट्स था आज भी वही एज का स्टूडेंट्स वहाँ पर है। मैं बूढ़ा हो गया शायद, बट स्टूडेंट्स तो वही है। तो हमें क्या चाहिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी अगर नहीं मिलती तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग आज आपको बुक की क्या ज़रूरत है, आप नेट पे डालो, हज़ारों वीडियो मिलेंगे, उसमें से एनालिसिस करो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपको सब आइडिया आ जाएगा। आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ पर है कि स्टूडेंट्स की हर एक मिनट की यूटिलाइजेशन कैसे हो, वो किस तरह से प्रोडक्टिव टास्क में एंगेज हो। हम लोगों को मैंने जैसे आपको बताया चैट पॉइंट्स, हमने पूरा एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है प्रीमियम, हमने वर्ड यूज़ किया है। जो मेंबर्स जो है वो स्टूडेंट्स प्रीमियम काइंड के, मतलब प्रीमियम का मतलब है कि हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आता है उसको हम लोग किस तरह से अलग से उसको ट्रेन करें। उसके अंदर गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अभी यूजीसी ने रिलीज की है जिसका नाम है इवोल्यूशन रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन। इवोल्यूशन रिफॉर्म का मतलब है हम जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं उसको किस तरह से रिफॉर्म किया जाए। उसमें क्लियरली उसने मेंशन किया है कि 2.5 घंटे या 3 घंटे की थ्योरेटिकल एग्जाम जो है विच इज़ नॉट इनफ टू डेवलप अ स्किल। मैं एक सर्वे के तौर पे आपको बताऊं कि 2012 में एक सर्वे में जो स्किल मैन पावर मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जो चाहिए था वो 10 लाख समथिंग था, अवेलेबल 4 लाख थे, और 2025 में वो 1.5 करोड़ हो गया रिक्वायरमेंट, और अवेलेबल 49 लाख है। ये डेलोइट का सर्वे है। ये बता रहा है कि स्किल मैन पावर अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात है, तो स्किल मैन पावर नहीं है। क्यों नहीं है उसको अगर हम एनालिसिस करें तो आप जाएंगे कि हमारी जो इवोल्यूशन सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाओगे तो ड्राइविंग लाइसेंस में एक चीज़ है कि जहाँ पर आपको थियोरी पढ़ो 50 पेज, आप एग्जामिनेशन दो, उसमें पास हो जाओ, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए। दूसरी चीज़, आप स्कूटर या बाइक राइड करो, आप दिखाओ कि आप राइड कर सकते हो, सही तौर पे राइड कर सकते हो, और फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। 2 एग्जामिनेशन सिस्टम है। अगर थियोरी वाली एग्जामिनेशन सिर्फ ली जाए तो हम लोग क्या करेंगे, मगअप करेंगे, एग्जाम दे के बाहर आ जाएंगे, और पास हो के हम लोग डिग्री लेके बोलेंगे कि हमने ये डिग्री ली। अगर इवोल्यूशन सिस्टम ही डिफरेंट हो जाए जिसमें 100% प्रैक्टिकल फोकस हो, डेफिनेटली किसी सब्जेक्ट में थ्योरी चाहिए, बट थ्योरी ज़्यादा हम लोग थ्योरी में प्रैक्टिकल करते हैं, हमें चाहिए प्रैक्टिकल में थ्योरी, और उसका बेस जो है वो इवोल्यूशन सिस्टम होना चाहिए। हम लोग JEE 12th या 10th की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करते हैं? हम लोग प्रैक्टिकल क्यों नहीं करते, या स्कूल्स प्रैक्टिकल क्यों नहीं करवाते? क्योंकि एवोल्यूशन सिस्टम ही है। अगर हम लोग एवोल्यूशन सिस्टम अगर चेंज कर पाए तो मुझे लगता है कि पूरा रिफॉर्म हो जाएगा। तो हमने प्रीमियम प्रोग्राम में एवोल्यूशन सिस्टम चेंज किया। एवोल्यूशन सिस्टम चेंज से स्टूडेंट जो है वो खुद को ट्रेन ही ऐसे करेगा कि उस एवोल्यूशन बेस पे वो स्किल डेवलप करता जाए, या जो कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब करता जाए, और एक समय आएगा कि किसी अदर के कंपैरिजन उसके पास अच्छी सी नॉलेज होगी, उसके दिमाग में कुछ ऐसा प्रोडक्टिव नॉलेज होगा, स्किल होगी कि जो सेल करके, मतलब कहीं किसी भी इंडस्ट्री में जाए वो पैकेज मांग सकता है। वो कोई टूल लेके थोड़ी जाएगा, वो अपना दिमाग लेके जाता है, पर वो दिमाग के बेस पे वो पैकेज मांग सकता है। तो पैकेज कैसे मांगे? जब 4 साल में उसने इस तरह से पढ़ा है, इस तरह से एवोल्यूशन सिस्टम के थ्रू पढ़ा है, तो डेफिनेटली वो पैकेज मांग सकता है। Agree. So as sir you rightly mentioned, like evolution system always matters, and that is why there are certain foreign institutes who are very much successful in terms of we can say the earnout ratio of the student. As you sir also traveled a lot around the world, you have traveled almost 9+ countries and 6+ continents. So sir, what are the key differences you can observe or you observed during your journey between Indian students and other students and Indian education system, or we can say the foreign education system? आपने राइटली क्वेश्चंस को हाईलाइट किया है। यही हमारी शायद
एक वीक पॉइंट है हमारा कि हमने एटमॉस्फेयर ही ऐसा बनाया है जहाँ पर बच्चा जो है वो फिक्स पैटर्न में चलता जाए। मैं आपको फॉरेन स्टूडेंट्स की कुछ अच्छी बात बताता हूँ और हमारे इंडियन स्टूडेंट्स की भी अच्छी बात बताता हूँ। फॉरेन स्टूडेंट्स की अच्छी बात ये है कि वो चाहते हैं कि वो जो भी काम करे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के तौर पे काम करे। आप उसको सिलेबस ही या टीचर्स उसको यही टास्क देते हैं कि उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, वो प्राइमरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, क्रिटिकल थिंकिंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो, नहीं कि हम लोग थियोरेटिकल मगअप करके वो कंप्लीट करके आ जाएंगे। दूसरी चीज़, उसको अपने कल्चर का बहुत ही गर्व है, वैसे मैं बोल सकता हूँ। वो अपने कल्चर को एक्सचेंज करना चाहते दूसरों के साथ, दूसरे का कल्चर एडॉप्ट करना चाहते। ये एक बहुत ही टिपिकल चीज़ मैंने उसके अंदर देखी। फैकल्टी जो है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्टिव रहता है, पर अगर उसको समझाना है कि ठंडी क्या होती है, मतलब कोल्ड क्या होती है, तो उसको कोल्ड में लह रख के वो चेक करते हैं कि इसको कोल्ड बोलते। नहीं आप थियोरेटिकल ऐसे लिखवा दो कि सियाड़ा नहीं बंद लगे, काइंड ऑफ थिंग। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन देयर स्टूडेंट्स एंड नाउ। अगर इंडियन की बात करो तो हमारे यहाँ पर भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। किस हिसाब से कि हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है, मैंने कंपेयर किया दोनों को, तो प्राइमरी एजुकेशन में जो लॉजिक, मैथमेटिक्स, साइंस की जो नॉलेज है वो बहुत ही अच्छी होती है कंपेयर टू फॉरेन स्टूडेंट्स, डेवलप कंट्री फॉरेन स्टूडेंट्स। फॉरेन तो नेपाल भी फॉरेन है, राइट। डेवलप कंट्री फॉरेन स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये क्वालिटी, हमारे यहाँ पर ये मैथ साइंस होता है। दूसरी चीज़, हम लोग हार्ड वर्किंग एंड एडेप्टिव है, मतलब हम लोग जल्दी से अनुकूलन साध लेते हैं, मतलब उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, और हार्ड वर्किंग हमारे स्टूडेंट्स। हमें चाहिए जस्ट कि डायरेक्शन मिले, दैट इज ओनली द थिंग्स। अनदर थिंग लाइक हमें जो रिसर्च हम लोग कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स को जो रिसर्च दे रहे हैं, उसको मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। मेन स्ट्रीम का मतलब फॉरेन में तो वो रिसर्च, नो डाउट प्राइमरी में रिसर्च क्या होता है भाई, किसी को पता ही नहीं होता कि प्राइमरी में रिसर्च, बट वो मेन स्ट्रीम में वहां पर है। हम लोग जो भी सीख रहे हैं वो एक टाइप के रिसर्च है, सर्च और रिसर्च एक टाइप का रिसर्च है। तो हम लोग क्यों उसको हर एक स्टूडेंट्स को ना बताए कि भाई रिसर्च का एक कल्चर बने, क्यों हम लोग उसको ना बताए कि किस तरह से रिसर्च किया जाता है, वो मेन स्ट्रीम में लाएंगे तो डेफिनेटली। और ये हमारे पास बहुत ही, क्योंकि आप जानते हो काफ़ी वर्ल्ड लीडिंग कंपनी के सीईओज इंडिया से बिल्कुल तो बेस है, बट किस तरह से उसको मोल्ड करना है वो एक चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी। So sir, as you have talked about research and as I can feel like research is your key thing. So sir, if I will give you a chance to make research first school or research first education system, then what is your suggestion about the research first education system? रिसर्च फर्स्ट के लिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट अच्छी जो इंस्टीट्यूट होती है, मैंने फॉरेन में भी विजिट किया, अच्छी इंस्टीट्यूट में जब स्टूडेंट्स एंटर होता है तो उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ता कि उसको क्या करना है। उसको क्लियर मेंशन होता है कि अगर ये करो तो इस कंपनी में आपको इंटरव्यू मिलेगा, ये करो तो इस रिसर्च में आप काम कर सकते हो, ये करो तो आप स्टार्टअप कर सकते हो, ये करो तो ये कर सकते हो। मतलब वो ब्लैक एंड वाइट में उसको क्लियर रहता है। और वो कहाँ से मिलता है, कोई फैकल्टी नहीं बोलता, वो अपने फ्रेंड्स से, अपने सीनियर से वो सीख लेता है। रिसर्च के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मिल गया तो उसके रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अपने आप डेवलप होते जाएंगे। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसी नहीं होगी कि अगर आप बोलेंगे कि मैं ये कर दूंगा रिसर्च और ये रिजल्ट ला के दूंगा, या इसका मुझे ये रिजल्ट नहीं मिलेगा तो इसका आउटकम मुझे ये पता चलेगा, तो आपको फंडिंग नहीं देगी। गवर्नमेंट भी ओपन है आपको जितनी चाहिए वो फंडिंग डालने के लिए, बट पता ही नहीं है स्टूडेंट्स को कि रिसर्च क्या होता है। ध्यान मंजरी यूनिवर्सिटी में हम लोग जो है उसको जब फर्स्ट डे होता है तो उसको एक 7 टास्क देते हैं, वो ब्लैक एंड वाइट में दे देते हैं। उसका मतलब ये है कि उसको 4 साल में ये करना है,
और वो टास्क ऐसे है कि वो एक सेमेस्टर में ख़त्म ही नहीं होंगे, बट उसको पता तो होना चाहिए कि मैं आज कॉलेज में जा रहा हूँ, मेरा फर्स्ट डे है, मैंने ये ब्रांच सिलेक्ट करी है, वो ब्रांच सिलेक्ट करी है, जो भी है, आपने आर्ट्स कॉमर्स लिया कुछ भी, आर्ट्स में भी आपको तो पता होना चाहिए कि मैं 3 साल 4 साल के बाद मुझे क्या करना है, या 4 साल के अंदर मेरे रिज्यूमे में क्या क्या लिखा होना चाहिए। एटलीस्ट हमारे यहाँ पर जब स्टूडेंट्स पास आउट होता है उसका 4 पेज का रिज्यूम बनता है नॉर्मली, क्योंकि इतने सारे चीज उसको क्लियर होता है कि मुझे ये करते रहना। 100% सभी 100% स्टूडेंट्स ये नहीं करते, बट जिसको पता है कि ये करना है तब उसको फ्री टाइम मिलेगा, वो काम करने लगेगा। आज मुझे पता ही नहीं कि मेरे पास फ्री टाइम है, मुझे करना क्या है, तो मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा ना कहीं कहीं। तो रिसर्च के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहले एनवायरनमेंट, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर रिलेटेड फैकल्टी, फिर उसकी इवोल्यूशन। राइट, रिसर्च की इवोल्यूशन भी बहुत ज़रूरी है कि आप जब कुछ काम करते हो तो कोई चाहिए जो आपको इवोल्यूट करे कि आप सही डायरेक्शन में हो या अलग डायरेक्शन में हो। जैसे आपको अहमदाबाद जाना है और आप चले गए महुआ के रोड पे ऊना वाला, तो कितना भी चलो आपने मेहनत की है, बट डायरेक्शन आपको कहीं गलत जगह पर ले जाएगी। तो रिसर्च ऐसी चीज है क्योंकि वो तो अंधेरे में खोजने वाली बात है। बिल्कुल राइट, कहीं पर अवेलेबिलिटी नहीं है, आपको खुद का नया कुछ करना है। राइट, तो उसको करने के लिए आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस चाहिए, मतलब आपको डायरेक्शन चाहिए। और रिसर्च फील्ड के अंदर में एक बात बताऊं, रिसर्चर जितने भी है, मेरे एक कोट रहता है, डोंट ट्राई टू डू डिफरेंट थिंग, ट्राई टू डू थिंग्स डिफरेंटली। अगर ये जो अगर दिमाग में बैठ जाए, जहाँ पर भी आपको रिसर्च करना है, आपको कुछ डिफरेंट नहीं करना, आपको कुछ डिफरेंटली करना। अगर ये दिमाग में बैठ जाए तो रिसर्च आपका हो जाएगी। Right. So, sir, you talked about research a lot. So, I just also want to know, like, what are the scopes of research engineering, or after research, what are the scope for? Because I also know there are some institute called Indian Institute of Research as well. So, what are the scope for the jobs in placement for this kind of students? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपको अपडेट रहना है, अगर आप खुद को अपडेट रखोगे, तो वर्ल्ड में ऐसी कोई इंस्टीट्यूट या ऐसी कोई इंडस्ट्री के फर्म नहीं है कि जो आपको जॉब नहीं देगी। राइट, और रिसर्च के मतलब रिसर्च का मतलब है कि आप हर दिन अपडेट रहो। राइट, तो मुझे लगता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आइदर आप AWS मतलब अमेज़न की बात करो, इधर आप कोई भी गूगल की बात करो, जितनी भी बड़ी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर रिसर्च डिपार्टमेंट रहता है। राइट, हम लोगों ने क्या उसमें बीच में किया है कि हमने फैकल्टी और स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री के साथ जोड़ा। जो माइक्रो लेवल, मिनी लेवल जो इंडस्ट्री है, वो एफर्ट नहीं कर पाते रिसर्च का, खुद की रिसर्च वो खुद नहीं कर पाए क्योंकि मैन पावर की कमी है। राइट, मनी की करेंसी होती है, टाइम की करेंसी होती है। तो हमने इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्री है उसके साथ कनेक्ट किया है, और हमारे साथ इस तरह से कनेक्ट रहती है हम लोग, क्योंकि इसे एक बार आप MOA कर लो फिर भूल जाओ 5 साल तक, तो वो इंडस्ट्री आपके साथ कनेक्ट नहीं। बिल्कुल। तो हमने क्या किया कि हमने बोला कि अगर आपको प्रोडक्शन बेस्ड कुछ रिसर्च करना है कि भाई मैं कॉस्टिंग अपनी प्रोडक्ट की कैसे कम करूँ, या मुझे चाहिए कि हम लोग ये सोचे कि हम लोग मार्केटिंग में क्या नया कर सकते हैं। आपको क्या करना है एज एन इंडस्ट्री, आपको जस्ट वो प्रॉब्लम जो है वो स्टूडेंट से फैकल्टी के डोमेन में डाल दो। 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद इवोल्यूट करो। एवोल्यूशन के बेस पे आपको कुछ प्रोडक्टिव मिले सपोज, तो आप उसको एडॉप्ट करो। बट हमें एज एन इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा है कि उसको पता चलेगा कि ये एरिया में कितना स्कोप है। तो हर एक इंडस्ट्री हमने इस तरह से कनेक्ट किया कि जिसके बेस पे जो स्टूडेंट जो है उसको इस तरह के प्रॉब्लम मिले, रियल प्रॉब्लम मिले, इंडस्ट्री बेस्ड प्रॉब्लम मिले, कि उसको भी इंटरेस्ट रहे। और उसके बेस पे रिसर्च अगर अवेलेबिलिटी आप करोगे तो डेफिनेटली आगे जाके जो स्टूडेंट्स है उसको जॉब अच्छी मिलेगी और उसके ग्रोथ भी होगा, क्योंकि वो अपडेट। आप किसी भी इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री को ले लो,
आप अगर सेम काइंड ऑफ कोडिंग बार बार करते रहोगे तो एक समय आएगा कि न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, आपको एब्सोल्यूट कर देगी। बिल्कुल। तो अगर आपने रिसर्च किया है, आपने कुछ नया सीखा है, आप आगे बढ़ रहे हो, भले आप इंडस्ट्री में मत करो, घर पर आके, बट एवरी डे डिसिप्लिनरी वे आपको कुछ ना कुछ रिसर्च करना है। बिल्कुल। तो ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि रिसर्च अगर कोई करेगा, मतलब रिसर्च का मतलब साइंटिफिक रिसर्च नहीं बात कर रहा हूँ, कीप योरसेल्फ अपडेटेड। एकेडमिक रिसर्च में बात कर रहा हूँ, जिसको एकेडमिक रिसर्च बोलते हैं। साइंटिफिक रिसर्च SCSMCRI करती है, वो कुछ बनाती है और फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तौर पे इंडस्ट्री को देती है, और इंडस्ट्री जो है वो उसमें चेंज करके अपनी क्वालिटी या नई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। राइट। So sir, as we are moving towards the end of this podcast, so I just want to know some last learnings and a special message for the students, engineering students, faculty and the other educators who are around us, how they can make themselves innovative and how they can improve their education system or education practices so that student will also get benefit from that. मैं सिंपल, जो स्टूडेंट्स अभी एडमिशन ले रहे उसके लिए, और जिसने एडमिशन ले लिया है और आगे भी पढ़ रहे, फर्दर स्टडी कर रहे, उसके लिए भी मैं एक चीज़ कॉमन बोलूँगा। हम लोग यहाँ से अहमदाबाद भी जाते हैं तो एडवांस में टिकट बुक करते हैं। हमें पता होता है हम लोग जाके वहाँ पर क्या करेंगे, किस तरह से हमारा पूरा शेड्यूल होगा। मैंने एक बार अपने क्लास में बहुत साल पहले 8th सेमेस्टर में एक गर्ल्स को खड़े होकर पूछा, क्लास में ही पूछा कि बेटा व्हाट वुड लाइक टू डू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 8th सेमेस्टर। उसने मुझे तुरंत ही जवाब दिया, पापा बोलेंगे वो मैं करूँगी। आई सेड बेटर बेटा, इट्स एब्सोल्युटली राइट, पापा बोलेंगे वही करना है। मैंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि पापा क्या बोलेंगे, तो उसने जवाब दिया मुझे पता नहीं। तब मैंने वहाँ से ही उसके पापा को फ़ोन किया है। मैंने बोला आप उसके पापा बोल रहे, बोले हाँ। तो आप आज सभी जो डिसीजन मेकर हो, इस बच्ची के डिसीजन, जो आगे के डिसीजन मेकर हो, इकट्ठे हो जाओ और डिसाइड करो कि इसको क्या करना है एट द एंड ऑफ द 8th सेमेस्टर। क्योंकि डिसाइड करने से उसको फर्दर स्टडी करना है, उसको फॉरेन जाके स्टडी करना है, उसको जॉब लेनी है, या उसको स्टार्टअप करवाना है। खुद का स्टार्टअप भी हो सकता है, अपने बिजनेस में उसको डालना है। तो उसको खुद को ट्रेन होना पड़ेगा। अभी 8th सेमेस्टर आ गया, हम तो हर एक सेमेस्टर में पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, स्कूल वाली मीटिंग नहीं है। पेरेंट्स को किस तरह से सपोर्ट करना है अपने बच्चों को, वो वाली पेरेंट्स मीटिंग हम करते हैं, उसका एजेंडा फिक्स करते हैं, उसको गाइड करते हैं पेरेंट्स को। तो फिर अभी तक आपने क्यों ये नहीं किया है? क्योंकि उसको 4 साल में ये नहीं है कि सिर्फ नेक्स्ट सेमेस्टर में आना है, ग्रेड लेके आना है, उसको खुद की कैरियर भी बनाया है। अगर विजन क्लियर होगा, दिमाग में आप सोचोगे मुझे ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, तो अपने आप वो इंक्लिन आपकी बॉडी हो जाएगी और उस डायरेक्शन में चलेगी। बट आपने डिसाइड ही नहीं किया, तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर कि हम लोग, मेरा फ्रेंड ये कर रहा है मैंने ये कर लिया, मेरा फ्रेंड वो कर रहा है मैंने कर लिया, यहाँ पर मिल गया तो मैंने ले लिया, उसने किया, मतलब कुछ सोचने नहीं है। हमें सोच के पर्टिकुलर एडॉप्ट करनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि अभी सब लोग बोल रहे हैं कि बेस ब्रांच करो, बेस ब्रांच को सिलेक्ट करो। बेस ब्रांच अभी गवर्नमेंट ने, UGC ने इतना सारा ओपन कर दिया है। आपके पास अगर कैपेसिटी है तो आप 2 डिग्री एक साथ ले सकते हो। आपके पास कैपेसिटी है तो आप बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री की जो रिसर्च है या जो सब्जेक्ट है वो माइनर के तौर पे, ऑनर के तौर पे ले सकते हैं। वो एडिशनल है। आपकी डिग्री में लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो वर्ल्ड वाइड नोन है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, वो सब जानते हैं, वर्ल्ड वाइड जानते हैं। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग माइनर्स इन EI and ML, इस तरह से आपकी डिग्री में लिखा हुआ आएगा। वो कंप्यूटर साइंस तो हुआ ही आपका, प्लस आपको मिलता है EI and ML। तो जो कंपनी चाहती है कि आपके पास बेसिक डिग्री तो है ही कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, बट उसके साथ में जिसको AI चाहिए, जिसको ब्लॉकचेन चाहिए, जिसको साइबर सिक्योरिटी चाहिए, वैसे ही हमारे पास MBA में भी, BBA में भी, कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी इस तरह से प्रोग्राम। तो आप खुद को रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हो? आप डिसाइड करो कि मुझे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करना है, उसमें AI डेटा साइंस में करना है, तो आपकी डिग्री में वो लिखा होगा। उसके लिए आपको डेफिनेटली 4-5 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। बट वो फैसिलिटी इंस्टीट्यूट दे रहा है, वो फैसिलिटी यूनिवर्सिटी या जो UGC है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो आप क्यों खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो?
तो हमें पहले इम्पोर्टेंट है कि अपने दिमाग को शांत करके मुझे क्या करना है वो पूरी लॉन्ग एक जर्नी को प्लान करें और उसी हिसाब से खुद को ढाले। डेफिनेटली उसके बाद में इंस्टीट्यूट पे छोड़ दीजिए, क्योंकि हम तो फ्री नहीं रहने देते स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करते। तो मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट्स इस तरह से चले तो मुझे लगता है कि वो सक्सेसफुल होगा। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया, क्योंकि आज मेरे भी काफ़ी थॉट्स क्लियर हुए कि हाउ you can also make decision for your kids. I think our viewers also will get more clarity on how to choose stream. What are the activities students can do during their journey, and how each and every individual can also make themselves more innovative. Plus, very good message for the educators as well, like how they can innovate themselves as well and how they can keep themselves ahead of the time. So thank you sir for your time. Having a wonderful day. थैंक यू सागर भाई, आई रियली अप्रिशिएट रनर्स एंड टीम, क्योंकि हमारे सोसाइटी को ये बहुत ही ज़रूरी है कि पहले नॉलेज ले, खुद की इंफॉर्मेशन ले और फिर कोई भी स्टेप ले। Right. तो अगर ये नॉलेज नहीं होगी तो सही स्टेप नहीं चलेगा। और रनर अगर इस तरह से एफर्ट कर रहा है एजुकेट करने के लिए सोसाइटी को, तो एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Thank you sir. Thank you so much.